हम्म। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का जो फर्स्ट टॉपिक है, द बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th century fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the allies इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया। कहता है कि जर्मनी जो कि अर्ली 20th सेंचुरी का एक पावरफुल एम्पायर था, पावरफुल एक साम्राज्य था, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में चला था। तो इस युद्ध में उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर को अपने साथ रखा, मतलब जो ऑस्ट्रियन एम्पायर थे वो जर्मनी के साथ थे। और जर्मनी किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? तो एलाइज पावर के खिलाफ इसने युद्ध लड़ा, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया थे। ऑल ज्वाइंड द वॉर enthusiastically hoping to gain from a quick victory। तो जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो जितने भी जो देश थे उनको ये अंदाजा नहीं था कि भाई युद्ध इतना लंबा चलेगा। इन लोगों को लग रहा था कि युद्ध जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और बहुत जल्द युद्ध में इनको विजय मिल जाएगा। इसलिए इन लोगों ने बड़ा उत्साह पूर्वक इस युद्ध में अपने आप को सम्मिलित किया था। Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources। लेकिन कुछ ही समय के बाद, मतलब स्टार्टिंग में तो लगा कि भाई युद्ध बहुत ज्यादा लंबा तो खींचेगा नहीं, बस अटैक करना है, उसको जीत लेना है, अपना टेरिटरी बढ़ा लेना है। लेकिन जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो कुछ ही समय के बाद इनको ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ये जो युद्ध है, ये जो वार है, वो तो खत्म नहीं हो रहा है, ये तो स्टिच ऑन हो रहा है, मतलब ये तो और बढ़ते जा रहा है। और जो भी यूरोप के जो भी रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं, ऐसा अब इन लोगों को अनुभव होने लगा। Germany made initial gain by occupying France and Belgium. However, the Allies strengthened by the US entry in 1970, Bonn defeating Germany and the Central Power in November 1980। युद्ध की शुरुआत में जर्मनी ने कुछ विक्ट्री हासिल किया और इसने फ्रांस और बेल्जियम को जीत लिया। लेकिन अब दिक्कत क्या होता है कि बाद में जो एलाइज पावर है, मतलब फ्रांस और बेल्जियम, ये जो है वो एलाइज पावर के ही सदस्य थे। क्योंकि बेल्जियम पर वो आक्रमण जो था वो एक मुख्य कारण माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो स्टार्टिंग में ये जो एलाइज पावर थे उनकी हार हो रही थी और जो एक्सिस पावर थे वो जीत रहे थे। मतलब जो जर्मनी है वो फ्रांस और बेल्जियम को तो इसने जीत लिया, लेकिन बाद में जो एलाइज पावर है वो मजबूत हो जाता है तब जब 1970 में यूएस जो है इस युद्ध में एंटर करता है एलाइज पावर की तरफ से। और जब यूएस एंटर करता है एलाइज पावर की तरफ से तो वो जर्मनी को हरा देता है। और जो सेंट्रल पावर है, एक्सिस पावर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिसको हम एक्सिस पावर कहते हैं, जर्मनी का जो धड़ा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का जो धड़ा था उसको हम सेंट्रल पावर कहते हैं। तो सेंट्रल पावर को नवंबर 1918 में सरेंडर करना पड़ता है। ये होता है कब? जब यूएस युद्ध में एक्सिस पावर की तरफ से शामिल हो जाता है तब। कहता है कि द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिसी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पराजित हो जाती है, इंपीरियल जर्मनी की पराजित हो जाती है। इंपीरियल जर्मनी कहने का मतलब कि उस समय जर्मनी के जो राजा थे वो कैजर विलियम सेकेंड थे और जर्मनी में राजतंत्र था। तो जब ये राजतंत्र खत्म होता है
जर्मनी की पराजय के साथ ही राजतंत्र खत्म हो जाता है, क्योंकि कैसर विलियम जो है वो खुद अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो कहता है कि इंपरर का जो एब्डिकेशन है कि भाई अब राजा नहीं होगा, तो ये एक प्रकार से जो पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं, मतलब जर्मनी के वैसे पार्टी जो कि एक पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होता है कि जर्मनी का जो पॉलिसी है उसको फिर से पुनर्गठित किया जाए, फिर से जर्मनी का जो पॉलिसी है उसको एक रीचेक करके और मतलब फिर से एक नया पॉलिसी जो है वो जर्मन राष्ट्र के लिए बनाया जाए। नेशनल असेंबली मीट एट वीमर्स एंड एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। और इसके लिए जो नेशनल असेंबली है वो वीमर में मिलता है, वहां पे एक जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया जाता है, और जो सरकार का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो सरकार का रखा जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि केंद्र के पास थोड़ा ज्यादा ताकत होता है, लेकिन और बाकी जो राज्य हैं उनके पास भी अपने ताकत होते हैं। लेकिन हाँ, कोई अगर महत्वपूर्ण नीति निर्माण करना है या कुछ महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है, तो उस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही फैसला लेता है। तो इसी प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण जो है वो किया गया। कहता है कि डिप्टीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिचेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। अब जो ड्यूटीज थी, डिप्टीज जो थे वो जर्मन पार्लियामेंट का ही नाम है रिचेस्टर। रिचेस्टर इज द नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट। तो जर्मन पार्लियामेंट में जो चुनकर आते थे, इलेक्ट होकर जो डिप्टीज है वो अब आ सकते थे, और इनका जो चुनाव था वो इक्वल और जो यूनिवर्सल वोट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पे जो जितने भी एडल्ट लोग थे जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन सारे मामलों में अगर हम देखें तो जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में जर्मनी वो फ्रांस से अगर हम उसकी तुलना करें तो फ्रांस से ज्यादा जो जागरूक था वो जर्मनी था, जिसने महिलाओं को ही अधिकार दिया कि वो वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके। तो यहाँ पे महिलाओं को भी अधिकार दिया गया, और जितने भी एडल्ट लोग थे उनको ये अधिकार दिया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग वो वोट कर सकते हैं, और उनके वोटिंग के आधार पर ही जो डिप्टीज थे वो चुने जाते थे, जो कि चुनकर जर्मन पार्लियामेंट रिजिस्टर्स में आते थे। ऐसा व्यवस्था किया गया। कहां? तो वीमर में। कहता है कि दिस रिपब्लिक्स हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल largely because of the terms it was forced to accept after Germans defeat at the end of the First World War। कहता है कि फिर भी ये रिपब्लिक तो बना, लेकिन जो इनके लोग थे, उनके लोगों के द्वारा जो इसको सराहना मिलना चाहिए था, जो इसको सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो सपोर्ट इसको नहीं मिल पाया। कि इनको जो सपोर्ट है वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? तो कहता है कि इसलिए इनको सपोर्ट नहीं मिला कि चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को फोर्स किया गया, तो जबरदस्ती इसके साथ किया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी पराजित हो गया तो इनके साथ एक प्रकार से जबरदस्ती किया गया, और जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिंग है उस पर जबरदस्ती साइन करवाया गया। और वहां साइन जो अब जर्मनी का जो प्रतिनिधि था वो कौन था? तो यही वीमर रिपब्लिक था भाई, क्योंकि कैसर विलियम द्वितीय ने तो अपना वो पद छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो जर्मनी के तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वार्सलिस की ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ वार्सलिस में, वो ये वीमर रिपब्लिक वाले लोग ही थे।
अब ये वीमर रिपब्लिक वाले लोग जब वहां गए तो जो जर्मनी के लोग थे उनको लग रहा था कि भाई जो संधि होना चाहिए वो एक समानता के स्तर पर होना चाहिए, लेकिन वहां इन लोगों के साथ जबरदस्ती किया गया और एक प्रकार से कह सकते हैं कि बंदूक के नोक पर खड़ा करवा के इन लोगों से जबरदस्ती जो है वो सिग्नेचर करवाया गया, साइन करवाया गया। तो अब इसमें वीमर रिपब्लिक का भी कोई गलती नहीं। अब भाई वीमर रिपब्लिक क्या करे, अब उनको कहा गया कि भाई या तो साइन करो नहीं तो फिर अटैक कर देंगे तुम्हारे ऊपर। तो यहाँ वीमर रिपब्लिक का कोई गलती तो नहीं था, लेकिन जो जर्मनी के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि नहीं, वीमर रिपब्लिक को इस प्रकार के ट्रीटी पे साइन नहीं करना चाहिए था। तो ये जो सिचुएशन था वो एक वीमर रिपब्लिक के लिए एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था। मतलब उसको कह सकते हैं ना कि ना निगलने में बन रहा है, न उगलने में बन रहा है। तो इसके कारण जो वीमर रिपब्लिक है वो लोगों में बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए हाँ, थोड़ा सा इसको हम जो ये है पिक्चर उसको हम समझ लेते हैं, फिगर 2 को। यहाँ फिगर 2 में बता रहा है कि Germany after the Versailles Treaty, you can see in this map the part of the territories that Germany lost after the treaty। कि जो वर्साइल्स का जो ट्रीटी हुआ था उसके बाद वो पार्ट जो कि जर्मनी के हाथों से निकल गया उसको जो है इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया। और जैसा कि हमने इसके पहले वाली जो वीडियो आपको में बताया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर पराजित हुआ, ठीक है, तो फिर जर्मनी के लोगों के साथ वैसा ट्रीटी नहीं किया गया, हर्ष ट्रीटी नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एलाइज पावर था उसको पता था कि हिटलर के उदय का जो एक मेन कारण था वो था वर्साइल्स ऑफ ट्रीटी। इंग्लैंड चूंकि जर्मनी के प्रति सहानुभूति रखता था, उसको लगता था कि जर्मनी के साथ जो है वो बड़ा अन्याय किया गया है, बड़ा हर्ष जो है वो ट्रीटी किया गया है, ठीक है ना। तो यही जो ट्रीटी था वो आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना, और यही कारण है कि आगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर जर्मनी पराजित हुआ तो अगले बार इसके साथ ऐसा हर्ष ट्रीटी नहीं किया गया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ जो हर्ष ट्रीटी किया गया उसको आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। इस पिक्चर में जो है वो दिखाया है कि कौन कौन से पार्ट जो है वो जर्मनी के हाथ से निकल गए। तो आप देखिए, कहता है यहाँ कि जो इस तरीके के पार्ट्स बनाए हुए हैं, जर्मनी 1914 में ये था, ठीक है, जर्मनी 1914 में ये था। फिर कहता है कि लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी, ये जो आपको हरा टाइप का दिख रहा है, तो आप देख लीजिए यहाँ वेस्ट पर्सिया का भाग, पोसन का जो भाग है, ठीक है, वो इधर नॉर्थ स्विचविग्स का कुछ पार्ट, ठीक है, इधर लॉरेंस एल्सेस लॉरेंस का जो कुछ पार्ट है जो कि जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था और बहुत खनिज संपन्न ये जगह था। यहाँ से जो है वो खास करके लोहा वोहा जो है वो निकाला जाता था। तो इन सारी चीजों को जर्मनी के हाथ से, मतलब जर्मनी से छीन लिया गया। फिर इस कलर में दिखाया है लैंड अंडर लीग ऑफ नेशन कंट्रोल, मतलब जो कुछ ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है ना, वो लीग ऑफ नेशन के कंट्रोल में ये एरिया चला गया कि भाई चूंकि जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, बहुत ज्यादा कर्ज जो है वो हो गया था, तो भाई कर्ज जब पूरा करेगा तो धीरे धीरे करके इस एरिया को जो है वो छोड़ा जाएगा, ठीक है। और फिर है यहाँ इस प्रकार का है डीमिलिटराइज्ड जोन, ये वाला जो एरिया था इसको डीमिलिटराइज्ड जोन के रूप में रखा गया। डीमिलिटराइज्ड जोन कहने का मतलब यहाँ जो है वो जर्मनी का सेना नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे खास करके जो फ्रांस है, ठीक है ना, वो यहाँ से जो जर्मन सेना है उसको पीछे हटा दिया गया और इस एरिया को खाली कर दिया गया, क्योंकि फ्रांस को ही सबसे ज्यादा जर्मनी से खतरा महसूस होता था। और
जर्मनी ने शुरुआत में एलाइज पावर में जो मेन सदस्य था फ्रांस, उसी को सबसे पहले जीत भी लिया था। अब यहाँ जर्मनी और फ्रांस का जो दुश्मनी है वो बड़ा पुराना है, जिसमें हमने आपको बताया होगा कि चूंकि जब फ्रांस का जो नेपोलियन है, जब नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हारता है, ठीक है ना, तो क्योंकि उस समय 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन हुआ करता था जर्मनी, लेकिन जब वाटरलू के युद्ध में हारता है और उसके साथ जब वियना की संधि की जाती है, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक उसकी अध्यक्षता करता है, तो उस समय फ्रांस का जो कुछ पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये पार्ट जो है वो कहता है कि इधर पर्सिया को दे दिया जाए, ठीक है। और पर्सिया और ऑस्ट्रिया जो है बाद में चलकर जर्मनी का निर्माण करता है। पर्सिया और ऑस्ट्रिया को मिलाकर जर्मन राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, और उस जर्मन राष्ट्र के निर्माण में फ्रांस जो है बहुत बड़ा रुकावट होता है, तो फ्रांस को भी हराया जाता है। तो ये जो कुछ पार्ट था, कुछ जो डिस्प्यूटेड लैंड थे, वो दोनों के बीच युद्ध के कारण जो है वो बने रहते थे। तो इस मैप को जो है वो इस तरीके से दिखाया गया है कि भाई 1914 में ये पूरा का पूरा इस प्रकार का जो जर्मनी था, ये था, पूरा जर्मनी था, और जो लैंड जर्मनी से लिया गया उसको दिखाया है इस ये जो है कलर, ठीक है, ग्रे टाइप का कलर है उससे। और लैंड अंडर लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन के अंडर जो लैंड है उसको दिखाया है कि भाई देखिए ये लीग ऑफ नेशन के अंडर है। और फिर डीमिलिटराइज्ड जोन, कुछ जो एरिया है उसको डीमिलिटराइज्ड जोन जो है वो घोषित कर दिया गया। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जर्मनी को एकदम छोटा बना दिया गया। कहता है कि वर्सेस विद द एलाइज वाज अ हर्ष एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, मतलब जर्मनी के साथ वर्सेस में एक बहुत ही हर्ष और ह्यूमिलेटिंग शांति जो है वो किया गया, समझौता किया गया। कहता है कि जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, a tenth of its population, 30% of its territory, 75% of its iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania। मतलब इस शांति समझौता के द्वारा जर्मनी का जितना भी जो ओवरसीज कॉलोनी था, उन सारे कॉलोनीज को खत्म कर दिया गया। जैसे भारत भी क्या था, तो इंग्लैंड का एक ओवरसीज कॉलोनी था, इसी प्रकार से फ्रांस का भी ओवरसीज कॉलोनी था। तो जर्मनी जो है वो ये जो उपनिवेशवाद है, ठीक है ना, उपनिवेशवाद की होड़ में जर्मनी बाद में शामिल हुआ, लेकिन जर्मनी बहुत तेजी से विकास कर रहा था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या किया गया कि जर्मनी के जितने भी ओवरसीज कॉलोनीज थे उनको खत्म कर दिया गया, उससे जर्मनी को हाथ धोना पड़ा। इसके साथ साथ जर्मनी का जो 1/10 पॉपुलेशन था उससे भी उसको हाथ धोना पड़ा। 30% जो उसके टेरिटरीज थे वो भी एलाइड पावर ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसका जो 75% आयरन का क्षेत्र था, मतलब वो क्षेत्र जहां से आयरन का प्रोडक्शन किया जाता था, वो भी इसके हाथ से निकल गया। एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, और 26% वो क्षेत्र जहां से कोयला का उत्पादन होता था वो भी इसके हाथ से निकलकर कहां पहुंच गया, तो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया के पास। मतलब फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया और डेनमार्क ने इन क्षेत्रों को अपने में बांट लिया। द एलाइड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू बिग इट्स पावर। इसके साथ ही एलाइड पावर ने क्या किया कि जर्मनी का जो कुछ क्षेत्र था, वही खास करके फ्रांस और जर्मनी के बीच वाला जो क्षेत्र था, फ्रांस की तरफ वाला जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को डीमिलिटराइज्ड जोन घोषित कर दिया कि भाई इससे भविष्य में जर्मनी का जो पावर है उसको कमजोर किया जा सके और जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण ना कर पाए फिर से, इसके लिए ये कार्य किया गया। The war guild clause held Germany responsible for the war and damage the allied countries suffered। कहता है कि जो वॉल गिल्ड क्लॉज था,
मतलब वार्सिलीज का जो ट्रीटी था उसमें जो वार गिल्ट क्लॉज था, मतलब युद्ध के लिए जो दोषी माना गया वो जर्मनी को माना गया, जर्मनी को ही युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। और कहा गया कि भाई युद्ध में जो भी डैमेज हुआ है एलाइज कंट्री का वो सारा भरपाई जर्मनी करेगा। और एलाइड कंट्रीज को सफर दिखाया गया कि भाई ये पीड़ित लोग हैं। जैसे हाँ, कोई भी घटना होता है तो मीडिया वोडिया जो है वो किसी को भी पीड़ित बना देता है, किसी को भी दबंग बना देता है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी क्या किया गया कि जर्मनी को दबंग बना दिया गया और जो एलाइड पावर था, खास करके जो फ्रांस था, उसको पीड़ित बता दिया गया, सफर्ड बता दिया गया। और कहा गया कि भाई युद्ध के लिए जर्मनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और जर्मनी को युद्ध में जो खर्चा हुआ है, मतलब जो एलाइड पावर है खास करके जो फ्रांस है, उसका जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई जो है वो जर्मनी करेगा। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन। कहता है कि जर्मनी को ये पर ये जोर दिया गया कि 6 बिलियन जो डॉलर है, ठीक है ना, वो जर्मनी कंपनसेशन के रूप में फ्रांस को देगा या एलाइड पावर को देगा जिसका इसने क्षति किया है। द एलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्स रिच रीनलैंड्स फॉर मच ऑफ द 1920s. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Warsaw. इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया कि जो एलाइड आर्मीज है वो जर्मनी का एक जो क्षेत्र था रीनलैंड, ये रीनलैंड जो था वो रिसोर्स रिच एरिया था। रीनलैंड मतलब यहाँ पे अधिकतर जो रिसोर्स थे वो पाए जाते थे, खनिज पाए जाते थे, लोहा, कोयला, इन सारी चीजों का यहाँ पे वो प्रचुर मात्रा में भंडार था। तो उस एरिया को एलाइड आर्मीज ने क्या किया कि 1920 तक उसको जो है वो अपने कंट्रोल में रखा। मतलब 18 में खत्म हुआ युद्ध, फिर भी 2 साल तक इसको अपने कंट्रोल में रखा कि भाई जैसे जैसे तुम मतलब कंपनसेशन देते जाओगे तो उस प्रकार से आपका जो ये एरिया है, मतलब एक प्रकार से गिरवी हम रखे हुए, आप कंपनसेशन दे दोगे तो ये एरिया आपका हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार का जो हर्ष ट्रीटी किया गया जर्मनी के साथ, उसके लिए बहुत सारे जो जर्मन लोग थे वो ये जो नया वीमर रिपब्लिक बना था उसको रिस्पॉन्सिबल मानते थे। वो जर्मनी के हार के लिए ही सिर्फ वीमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते थे, बल्कि वार्सलीज का जो ट्रीटी किया गया था, वार्सलीज में जो संधि किया गया था, अपमानजनक संधि किया गया था, उसके लिए भी ये वीमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल मानते थे। लेकिन हमने आपको क्या बताया, यहाँ वीमर रिपब्लिक का कोई गलती नहीं था। अब भाई कैसर विलियम सेकंड जो था उसको जैसे ही लगा कि अब जर्मनी युद्ध में हार जाएगा, ठीक है, और अब सरेंडर करने का स्थिति आया, तो उसने तो अपना वो त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। और उसके बाद वहां चुनाव हुआ और वीमर रिपब्लिक जो है वो सत्ता में आया। लेकिन अब वीमर रिपब्लिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो कर भी क्या सकता था, वो युद्ध में हारा हुआ था, उसके साथ अपमानजनक संधि जो है वो जबरदस्ती किया जा रहा था। अगर वो उसको धमकी दिया जा रहा था कि आप अगर इस संधि पे वो साइन नहीं करेंगे तो फिर से जो है वो मार काट और आपके एरिया में जो डिस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो वीमर रिपब्लिक उस समय के लिए उसको लगा कि भाई कम से कम जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं, भूख से मारे जा रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं, गोला बमबारूद से मर रहे हैं, तो उनको बचाने का उनके पास कोई उपाय नहीं था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने ट्रीटीज ऑफ वार्सलीज पे साइन किया। इन लोगों को जो साइन करवाया गया वो कोई प्रतिनिधि के तौर पर नहीं करवाया गया, इनको एक कैदी के रूप में से साइन करवाया गया, इनको पकड़ के ले जाया गया एकदम सुरक्षा गार्ड में, चलो साइन करो जल्दी। लेकिन ये तो वहां का सिचुएशन था, जर्मनी के जो लोग थे उनको ऐसा लगता था कि ये जो जर्मनी युद्ध में हारा है और ये जो हर्ष ट्रीटी किया गया है जर्मनी के साथ, उसके लिए वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल है। और यही कारण था कि वीमर रिपब्लिक लोगों में बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो
पाया। अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ द वॉर, युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ा। तो कहता है कि द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट्स बोथ पीस साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। कहता है कि ये जो युद्ध हुआ उसका बड़ा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट था, मतलब बड़ा विनाशकारी प्रभाव जो है वो पूरे कॉन्टिनेंट पे पड़ा। सिर्फ जर्मनी पे नहीं पड़ा बल्कि पूरा जो यूरोप कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर पड़ा। और ये जो प्रभाव था वो दोनों तरीका से पड़ा, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली भी, मतलब मानसिक रूप से भी इसका प्रभाव पड़ा और आर्थिक रूप से भी इसका प्रभाव पूरे कॉन्टिनेंट पे पड़ा। कहता है कि फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वंस ऑफ डेबिटर्स। युद्ध से पहले जो यूरोप कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर हुआ करता था। कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर कहने का मतलब कि ये दूसरे को कर्ज देने वाला होता था, ये दूसरे को कर्ज दिया करता था। ये ऐसा कॉन्टिनेंट था जहां के जो देश थे वो दूसरे लोगों को कर्ज देते थे। लेकिन इस युद्ध ने कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स को कॉन्टिनेंट ऑफ वंस ऑफ डेबिटर्स बना दिया। मतलब जो यूरोप दूसरे को कर्ज देता था वो खुद कर्ज लेकर बैठा हुआ था, खुद इसको कर्जखोर बना दिया। तो इस प्रकार का परिवर्तन किया पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। और इसी समय दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि जो वीमर रिपब्लिक था वो भी इन्फेंट था। इन्फेंट कहने का मतलब है कि अभी बस उसका जन्म ही हुआ था, अभी तो वो बच्चा ही था। तो इस स्थिति में जो वीमर रिपब्लिक का जन्म हुआ था और साथ ही जो ओल्ड एम्पायर्स थे उनके जो पाप थे उनका मूल्य भी इसको ही चुकाना था, क्योंकि युद्ध तो स्टार्ट कैसर विलियम सेकंड ने करवाया था। लेकिन उस युद्ध का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा था वीमर रिपब्लिक को, और अभी इसका बेचारा का जन्म ही हुआ था। इसलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं, अब लोग भी इससे नाराज हैं। लोग को भी लग रहा है कि वीमर रिपब्लिक के कारण हम हार गए हैं, वीमर रिपब्लिक के कारण जो है वो जर्मनी के साथ इस प्रकार का वो ट्रीटी किया गया। लेकिन बेचारा वीमर रिपब्लिक का इसमें कोई गलती नहीं है। कहता है कि द रिपब्लिक कैरीज द बर्डन of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation। अब ये जो वीमर रिपब्लिक आया उसको सबसे पहले तो इसको युद्ध का दोषी जो है वो ठहराया गया, ये उसके ऊपर लाद दिया गया कि भाई युद्ध के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। और इसके साथ नेशनल ह्यूमिलिएशन, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका तिरस्कार किया गया। भाई देश है, देश को बेइज्जत किया गया, ठीक है, तो ये किया गया। इसके साथ साथ कहता है कि फाइनेंशियली भी इसको क्रिप्ड किया गया। क्रिप्ड कहने का मतलब कि एकदम नाक रगड़ देना, नाक रगड़ना या घुटना के बल चलने लगना, इतना लाचार कर देना। तो इस प्रकार का इसको कर दिया गया, क्योंकि जबरदस्ती इससे जो कंपनसेशन है वो भरवाया गया कि भाई युद्ध में इतना खर्चा हुआ है, तुमको पैसा भरना है। कहता है कि those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics and the Democrats, become easy targets of attack in the conservative nationalist circle। कहता है कि वो लोग जो कि वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे, जिसमें खास करके सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे, उनको जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल के जो लोग थे वो उनको आसानी से टारगेट करने लगे। ये जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल के लोग थे उनको लगता था कि ये जो युद्ध में जर्मनी हारा है वो वीमर रिपब्लिक के कारण ही हारा है, ठीक है ना। या अगर युद्ध में जर्मनी हारा भी है तो इस प्रकार का जो ट्रीटी किया गया है वो वीमर रिपब्लिक ने उसको कैसे उस पर साइन कर दिया, इसको साइन नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि चूंकि युद्ध स्टार्ट जो है वो यही कंजर्वेटिव जो नेशनलिस्ट सर्किल के जो लोग थे उनके सपोर्टर ही थे, वो
कैसर विलियम सेकेंड, और यही युद्ध के लिए हमेशा उतावले रहते थे और इनके कारण ही युद्ध हुआ था। तो युद्ध इनके कारण हुआ था, युद्ध हारे थे इन्हीं के कारण। लेकिन ये सारा का सारा जो दोष है वो मर दिया गया कहां, तो वीमर रिपब्लिक के ऊपर। कहता है कि देवर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। ये जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल थे वो इस वीमर रिपब्लिक वाले जो लोग थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहने लगे। नवंबर क्रिमिनल्स जो है वो इसलिए कहने लगे क्योंकि ये जो ट्रीटी ऑफ वार्सलीज हुआ था वो नवंबर में हुआ था। कहता है कि दिस माइंडसेट हैड द मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी। और कहता है कि ये जो माइंडसेट है उसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा। 1930 का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ठीक है ना, 1930 में अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे जो है वो हिटलर सत्ता के करीब आता है और जर्मनी का वो तानाशाह बन जाता है। तो ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो कार्य हुआ, एक लोगों का जो माइंडसेट तैयार हुआ, ठीक है ना, तो इस माइंडसेट को तैयार करने में ये जो घटना है उसका मेजर इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा प्रभाव है, जिसको हम आगे चल के बहुत जल्द जो है उसको अच्छे से हम देखेंगे कि भाई किस प्रकार का जो प्रभाव है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे इस माइंडसेट का पड़ता है। और 1930 का जो डिकेड्स है उस पर उसमें वो किस प्रकार से ये परिवर्तन लाने का कार्य करता है। कहता है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट्स ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। कहता है कि यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन समाज और जो राजनीति है उसके ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। सोल्जर्स केम्स टू बी प्लेस्ड एबव सिविलियंस, policemen, politicians and publishers laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। कहता है कि जो सोल्जर्स थे, मतलब ये जो क्या यूरोपियन सोसाइटी और जो पॉलिटी है उस पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डीप इम्प्रिंट ये पड़ता है कि जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स केम्स टू बी प्लेस्ड एवं सिविलियंस, मतलब सिविलियंस के स्थान पर जो सोल्जर्स लोग हैं, ठीक है ना, उनको ज्यादा वो तजब्बुत दिया जाने लगा कि भाई अगर युद्ध होगा तो पूरी ये तो सोल्जर्स लोग ही लड़ेंगे, ठीक है। कहता है कि पॉलिटिशियंस और जो पब्लिसिस्ट थे हैड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव। वो इस बात पर जोर देने लगे कि जो पुरुष हैं उनको एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से कह रहे हैं कि मतलब इनको एक आक्रामक जो व्यक्तित्व है उसका सराहना जो है वो होने लगा यूरोपियन समाज में। कहता है कि द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, मीडिया जो है वो ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाइड करने लगा कि भाई ट्रेंच में, ट्रेंच का जो जिंदगी है वो इस प्रकार का जिंदगी है। अब ट्रेंच क्या है, तो जब लड़ाई होता है, युद्ध होता है, तो युद्ध में खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये देखा गया ट्रेंच बना के लड़ाई किया गया। अभी भी फ्रांस और अभी भी यूक्रेन और जो रसिया का जो युद्ध चल रहा है तो उसमें भी ट्रेंच बना के युद्ध किया जा रहा है। ट्रेंच कहने का मतलब कि जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर और उसके माध्यम से युद्ध लड़ना। तो ये जो ट्रेंच वाला लाइफ है उसको मीडिया जो है वो ग्लोरीफाई करने लगा, मीडिया जो है बताने लगा कि भाई जो ट्रेंच लाइफ है वो बड़ा शानदार लाइफ है, ये वीर लोगों का लाइफ है, यहाँ जो जिंदगी जीते हैं वो बहुत ब्रेव लोग होते हैं, मतलब आयरन हार्टेड लोगों का ये काम है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाने लगा ट्रेंच लाइफ को। कहता है कि द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लिव्स इन दिस ट्रेंचेस ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्पसेस। कहता है कि लेकिन सच्चाई ये था कि वो सोल्जर्स जो कि इन ट्रेंचेस में रह रहे थे उनका जीवन बड़ा मिजरेबल लाइफ वो जी रहे थे, मतलब बड़ा खस्ता हाली वाला जीवन जी रहे थे। एंड ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्पस, कहने का मतलब है कि चूहों के बीच में
तो वहां पे वो एक प्रकार से मतलब जो चूहे थे वो उनके आसपास चूहे घुमा करते थे और उनका जो सामान है वो भी लेके वो भाग जाते थे। तो इस प्रकार का जीवन वो जी रहे थे। कौन? तो जो सोल्जर्स लोग थे जो कि ट्रेंचेस में रहते थे वो। लेकिन मीडिया क्या कर रहा था कि उनके लाइफ को जो है वो बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखा रहा था। मतलब एक प्रकार से लोगों में युद्ध के लिए जो एग्रेशन है वो भरने का कार्य कर रहा था। कहता है कि दे फेस पॉइजनस गैसेस एंड इनेमी सेलिंग। अब ये जो ट्रेंच में जो सैनिक रह रहे थे उनको पॉइजनस गैस के साथ साथ जो इनेमी का सेलिंग है, मतलब ऐसे भी देखा कि कहीं यहाँ सेलिंग होता है ना कि सेलिंग हुआ मतलब क्या कि कहीं से कोई फायरिंग का आवाज है, इधर से मारा 10 फायरिंग मारा भाई, कहीं ना कहीं जाके लग रहा है। अब ठीक है निशाना लेके नहीं मारा जा रहा है लेकिन उससे डर तो है, कहां से आएगा गोली, कहां लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो इनिमी का सेलिंग है, पॉइजनस गैसेस हैं, उसका ये सामना कर रहे थे। एंड विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस रेपिडली, और इनका जो रैंक है वो भी लगातार धीरे धीरे कम हो रहा था। कहता है कि एग्रेसिव वार प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर्स ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। कहता है कि इस प्रकार का जो एग्रेसिव वार प्रोपोगेंडा था और नेशनल ऑनर जो था कि भाई राष्ट्र का जो इज्जत है, मान है, सम्मान है, अब इन सारी चीजों ने क्या कर लिया था कि ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन दी पब्लिक स्फीयर। पब्लिक स्फीयर को इसने एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऑक्युपाइड कर लिया था। इन लोगों का क्या जीवन है, लोगों को क्या मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, उनका जीवन स्तर सुधरना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में अब लोग बात ही नहीं कर रहा था, बल्कि जो लोग थे वो देश का गौरव और जो एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा है उसकी बात कर रहे थे। कहता है कि while popular supports grew for conservative dictatorship that had recently came into being, और इसके अलावा जो एक पॉपुलर सपोर्ट था वो बढ़ रहा था कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को लाने के लिए, जिसका जन्म जो है वो अभी हाल फिलहाल में ही हो रहा था। भाई हिटलर के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा था कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का जो स्टेप, तो उसके प्रति लोगों को एक सहानुभूति नजर आया। लोगों को लगा कि हिटलर ही वो व्यक्ति है जो कि जर्मनी को इन सारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। जर्मनी का जो खोया हुआ गौरव है, मान है, सम्मान है, उसको फिर से पुनर्स्थापित कर सकता है। जर्मनी के साथ जो अन्याय किया गया है, अत्याचार किया गया है, उसका जो बदला है वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर ही ले सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडास थे उसने लोगों का जो माइंडसेट है उसको बदल कर रख दिया। कहता है कि डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रजाइल आइडिया व्हिच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटी। तो कहता है कि वीमर रिपब्लिक का ये जो जन्म हुआ था उसने एक प्रकार से कहता है कि revolutionary uprisings of the separatist league on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia। मतलब रसिया में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था तो उस क्रांति के पैटर्न पर ही एक जो सेपरेटिस्ट लीग है, ठीक है ना, उसका भी यहाँ पे अपराइजिंग हुआ। कहाँ? तो जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में। हाँ, कहता है कि सोवियत ऑफ वर्कर्स and sailors were established in many cities। कहता है कि हाँ, सोवियत ऑफ वर्कर्स, कहता है कि यहाँ भी क्या हुआ कि जर्मनी में भी मतलब सोवियत के फॉर्म में, मतलब सोवियत मतलब रसिया में जिस प्रकार से सोवियत कहने का मतलब कि एक संघ, मतलब श्रमिकों का संघ, श्रमिकों का संगठन, तो वैसा जो संगठन था वो चाहे वर्कर्स का हो या सेलर्स का हो। अब जर्मनी के भी बहुत सारे जो शहर थे वहां पे इस प्रकार के जो संघ थे उसका निर्माण किया जाने लगा सोवियत स्टाइल में। कहता है कि द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चेंज्ड विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। कहता है कि जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन का
वो चेंज हो गया था और जो लोग थे वो सोवियत स्टाइल जो गवर्नमेंट है उसका वो डिमांड कर रहे थे कि भाई यहाँ भी सोवियत स्टाइल का ही गवर्नमेंट होना। तो इसका डिमांड होने लगा कि भाई जो है वो यहाँ भी सोवियत स्टाइल का गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए। कहता है कि दोज अपोज टू दिस सच as the socialists, Democrats and Catholics meet in Vilnius to give say to the Democratic Republic। कहता है कि जो इन सारी चीजों का जो वो विरोध कर रहे थे, ठीक है ना, इस प्रकार का वो सिस्टम नहीं चाहते थे, तो वैसे लोगों में सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक्स थे, ये मिलते हैं कहाँ, तो वीमर में, और जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसको वहां शेप देने के लिए कि भाई उसको जो है वो एक आकार दिया जाए, किस प्रकार का, ताकि जो है वो देश में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की जा सके। कहता है कि द वीमर रिपब्लिक क्रस्ड अपराइजिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स। और एक जो वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी वीमर रिपब्लिक के द्वारा, जिसको फ्री क्रॉप्स कहा जाता था, उसके द्वारा वीमर रिपब्लिक ने जो इस प्रकार के जो आंदोलन हो रहे थे, ठीक है ना, ये जो अपराइजिंग्स हो रहे थे उनको दबाने का काम किया, उसको कर्स कर दिया। कहता है कि दी एंग्लिस्ट सेपरेटिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। बाद में यही जो गुस्साए हुए जो सेपरेटिस्ट लोग थे उन्होंने आगे चलकर जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी स्थापना की। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth become irrecognizable enemies and could not make common cause against Hitler. Both revolutionary and militant nationalists called for a radical solution। कहता है कि अब ये जो कम्युनिस्ट थे और सोशलिस्ट थे, henceforth become रिकॉग्निजेबल इनेमीज, मतलब ये जो दोनों थे वो एक दूसरे के दुश्मन थे, ठीक है ना, लेकिन इन लोगों ने हाथ जो है वो नहीं मिलाया। इन लोगों को लगा कि भाई चूंकि आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स में हर लोग जो है वो सिर्फ अपना बारे में सोचता है, अपने संगठन के बारे में सोचता है, विचारधारा जो है वो ज्यादा काम नहीं आता है। आप भारत का राजनीति देखिए कि भाई विचारधारा क्या है और कहां से कहां आदमी जो है वो टर्न ले लेता है सिर्फ अपने फायदा के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए। तो कहता है कि एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। ये दोनों जो है वो मिलकर, क्योंकि आइडियोलॉजी दोनों का करीब करीब सेम सेम मिलता है, कुछ कुछ आइडियोलॉजी मिलता था कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोगों का, लेकिन हिटलर के खिलाफ इन्होंने कोई मिलकर मतलब एक जो कॉमन जो नियम कानून है या वो नहीं लागू किया कि भाई आखिर हिटलर को कैसे रोका जाए, इसके लिए ये दोनों हाथ नहीं मिला पाए। जैसे दोनों को लगता था कि भाई हिटलर जो है वो इतना आगे नहीं बढ़ जाएगा, मतलब इनका विचार ऐसा नहीं था, इनको नहीं लगता था कि ऐसा होगा, और इनके अपनी कुछ कुछ जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आकांक्षाएं थी, जिसके कारण भी ये जो कॉमन इनेमी है या कॉमन कह सकते हैं कि हाँ इनके जो दुश्मन हुए हिटलर, उनके खिलाफ ये जो लोग हैं वो मिल नहीं पाए। कहता है कि जो दोनों थे, जैसे बोथ रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट, रेवोल्यूशनरी और जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे ये दोनों, कहता है कि कर्व्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। ये दोनों ये चाहते थे कि भाई कोई रेडिकल सॉल्यूशन, कुछ तुरंत सॉल्यूशन हो, ऐसा नहीं कि हाँ धीरे धीरे जो है वो सॉल्यूशन होते रहे। तो इनके आइडियोलॉजी को के भी जो बहुत सारे लोग थे वो भी हिटलर को सपोर्ट करते थे, क्योंकि हिटलर जो था वो रेडिकल सॉल्यूशन में विश्वास रखता था। उसका कहना था कि जैसे ही मतलब कि हम जीतेंगे चुनाव तो सबसे पहले जो वार्साई का ट्रीटी है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन का बात था वो हिटलर कर रहा था, इसलिए बहुत सारे जो इनके भी लोग थे वो भी हिटलर के एक प्रकार से कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके सपोर्टर बनते चले। अब कहता है कि पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइलाइटेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923
1923 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसने पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन को और हाईलाइट कर दिया, उसको और आगे बढ़ाने का कार्य किया। कैसे? तो कहता है कि जर्मनी हैड followed the bar largely on loans and had to pay bar reparations in gold। क्योंकि जर्मनी जो युद्ध लड़ा था तो अधिकतर इसने लोन ले लिया था, लोन लिया हुआ था ये पैसा। आज भी एक गरीब आदमी जो है वो भले है कि वो लोन नहीं लिया हुआ हो, लेकिन जितना भी अमीर आदमी है वो उसका जितना पूंजी है उस पूंजी से ज्यादा पैसा वो लोन लेके और वो ये काम कर रहा है। ठीक है, लोन लिए हुए है। मतलब कोई अगर 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो 10 करोड़ में उसका 2 करोड़ है, बाकी 8 करोड़ जो है लोन लेके इन्वेस्ट कर रहा है। तो वैसा ही जर्मनी का था, जर्मनी को भी एक बिजनेस लग रहा था। इसको लग रहा था कि भाई जो युद्ध होगा तो युद्ध में किसी एरिया को कैप्चर कर लेंगे, उसके जो रिसोर्सेज है उसका दोहन करेंगे और फिर उससे प्रॉफिट कमाया जाएगा। तो इसके लिए युद्ध जो है वो लोन लेकर भी युद्ध लड़ा जा रहा था। तो यहां भी यही हुआ कि चूंकि जर्मनी पहले तो युद्ध लड़ रहा था लोन लेके, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो इसके ऊपर ये लगाया गया कि भाई आप युद्ध के लिए इसको दोषी माना गया और कहा गया इसको कि जो बार रिप्रेशंस है, मतलब युद्ध में जो खर्चा हुआ है वो भी तुमको पे करना है और वो भी गोल्ड में करना है। कहता है कि दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेज वर अस्केयर। कहता है कि इस समय जर्मनी का खुद का तो रिसोर्सेज कम था ही, क्योंकि बहुत सारे जो रिसोर्सेज थे वो एलाइज पावर ने बांट लिए थे, इसके बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर लिया था, इसका जो रिसोर्स रिच ग्रीनलैंड था उसको कब्जा कर लिया था। तो भाई इसका रिसोर्स तो कम था ही, अब इसके पास दिक्कत हो गया कि इसका जो गोल्ड रिजर्व था अब वो भी खत्म होने के कगार पे था। In 1923, Germany refused to pay, and the France occupied its leading industrial area Rus to cleanse their coal। 1923 ईस्वी में जर्मनी ने पैसा देने से मना कर दिया कि भैया पैसे नहीं है, पैसा कहां से दें। तो इस पर फ्रांस ने इसका जो एक लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था रूर, कहा कि एक काम करो तो ये जो रूर वाला एरिया है ना वहां से हम जितना तुमको देना है पैसा, जो पैसा नहीं दे पा रहा है उसको हम चुका लेंगे, वहां से हम उतना कोयला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को फ्रांस ने क्या किया, रूर वाला जो एरिया था उस एरिया को फ्रांस ने ऑक्युपाइड कर लिया कि भाई यहां से हम कोयला निकालेंगे। कहता है कि जर्मनी रिटेलिएट विथ पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब जर्मनी भाई विरोध कैसे करे, विरोध करने के लिए तो इसके पास उस समय पावर था नहीं, ताकत था नहीं, सेना उतना मजबूत था नहीं। तो इसने क्या किया कि इसने रिटेलिएट करने के लिए पैसिव रेसिस्टेंस का काम किया, पैसिव रेसिस्टेंस को अपनाया। पैसिव रेसिस्टेंस कहने का मतलब कि इसने एक अलग एक्टिव नहीं, मतलब एक्टिव करने का मतलब डायरेक्ट, और पैसिव एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट जो है वो विरोध के लिए इसने क्या किया कि इसने बहुत सारे जो पेपर करेंसी उसको प्रिंट करवा दिया, रेकलेसली तरीके से प्रिंट करवा दिया। अब इसका हाल क्या हुआ, तो कहता है मतलब पैसा, बहुत सारा पैसा छपवा दिया कि तो लोग, कहता है कि विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मनी मार्क फेल। क्योंकि जब सर्कुलेशन में बहुत सारे प्रिंटेड मनी जो है वो छाप दिए गए, बहुत ज्यादा प्रिंटेड मनी हो गया सर्कुलेशन में, तो जर्मनी मार्क का जो वैल्यू था वो फॉल कर गया, वो गिर गया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। कहता है कि इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स इन जुलाई। 9,88,60,000 मार्क्स बाय दिसंबर, और दिसंबर तक आते आते करीब 9,46,60,000 मार्क एक यूएस डॉलर के बराबर जो है वो हो गया। The figure had run into trillion, और ये फिगर यही नहीं रुका, ये फिगर जो है वो ट्रिलियन तक पहुंच गया। कहता है कि as the value of the mark collapsed, prices of goods soared। जैसे ही जो मार्क्स का जो
वैल्यू है वो कोलैप्स किया, जर्मनी का जो मार्क्स है उसका जो वैल्यू है वो कोलैप्स किया, तो जो सामान का जो दाम है, प्राइसेस ऑफ गुड्स जो है वो और आगे बढ़ गया। कहता है कि द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely published, evoking worldwide sympathy। यहाँ एक जो इमेज है वो दिखाया गया है, इस इमेज में ये दिखाया गया है जर्मनी का ये जो मतलब चित्र आया वर्ल्ड वाइड लोगों के सामने, पूरे विश्व के जो अलग अलग देश थे, जब उन्होंने देखा इस स्थिति को कि भाई जो जर्मनी के लोग हैं वो करेंसी का जो नोट है उसको कार्टलोड, मतलब कहने का मतलब है कि जो घोड़ा गाड़ी है उस पर लाद कर ये पैसा ले जा रहे हैं और उनके बदले उनको लोफ ऑफ ब्रेड मिल रहा है, मतलब रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो जर्मनी का स्थिति था उसने वर्ल्ड वाइड सिंपैथी जो है वो देने का कार्य किया। लोगों को लगने लगा कि भाई जर्मनी के साथ बड़ा स्थिति खराब है, उसका स्थिति बहुत खराब है, उसके स्थिति में सुधार होना चाहिए। जर्मनी के लोग बड़े परेशान हैं, बहुत भूखे नंगे हैं, इनको मदद किया जाना चाहिए, नहीं तो अगर ज्यादा दिन तक इनको मदद नहीं किया जाएगा तो ये सब के सब तो वो भूख से मर जाएंगे। तो इस प्रकार का स्थिति था कि जैसे आप समझिए कि जब पैसा का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक है ना, तो सामान का मूल्य जो है वो बढ़े। डिमांड और सप्लाई का नियम है कि भाई अब सामान जो है, बस हमारे पास मान लीजिए 5 ही रोटी है और उस 5 रोटी को खरीदने के लिए हर लोग तैयार है। कोई कह रहा है कि 1 लाख रुपया देंगे, कोई कह रहा है कि 2 लाख देंगे, कोई कह रहा है कि 3 लाख देंगे, कोई कह रहा है कि 4 लाख देंगे। तो पैसा तो लोग दे रहा है, 4 लाख दो, 5 लाख दो, 10 लाख लोग दो, लेकिन जो सामान है वो तो निश्चित मात्रा में है। तो अब क्या हुआ कि जो रेकलेस तरीके से जो नोट छाप दिया गया, जर्मनी का जो मार्क को छाप दिया गया, तो उसका वैल्यू ही खत्म हो गया, क्योंकि सामान तो निश्चित है, अब जो सामान था उसका मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये जो स्थिति है वो लोगों के सामने आया। कहता है कि दिस क्राइसिस केम्स टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। ये जो क्राइसिस है इसको हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। A situation when prices rise phenomenally high। ये हाइपर इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जिनमें जो गुड्स के प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, या इसको हम कह सकते हैं विश्वव्यापी आर्थिक तंगी या आर्थिक मंदी, ठीक है ना। कहता है कि इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवेन एंड बिल्ड्स Germany out of the crisis by introducing the DWAS plan। अब अमेरिका जो है वो इस चलिए अब हमने इसको यहां तक देखा। अगला जो टॉपिक है द ईयर ऑफ डिप्रेशन, इसको जो है हम अलग जो कोई क्लास होगा उसमें देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आपके लिए बोरिंग होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।